एग्जाम प्रिपरेशन। और आज हमारे ज्योग्राफी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स के बारे में। नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं और इनकी वजह से हमारे अर्थ के इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके सबसे बेसिक एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमने डे टू डे लाइफ से भी इसको हम रिलेट कर सकते हैं। दैट इज कि वोल्केनिज्म, अब जैसे वोल्केनोज होते हैं राइट, जब कभी भी किसी एरिया में या किसी वोल्केनिक माउंटेन के थ्रू एक वोल्केनिक इरप्शन होता है तो हमने ये देखा है कि उस आसपास के एरिया पर उस वोल्केनिक डस्ट का, उस वोल्केनिक गैस का या जो भी वहां से इरप्शन हुआ है उस लावा का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो गुड इफेक्ट हो या बैड इफेक्ट हो राइट। इसी तरीके से होती है सुनामी। सुनामी के जनरली कहा जाए तो अपने आप में कई सारे बैड इफेक्ट्स ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सुनामी चेंज करके जाती है हमारी अर्थ का। फिर थर्ड एग्जाम्पल इसका होता है हमारे पास अर्थक्वेक राइट। अर्थक्वेक तो हमारा डे टू डे लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए कि अर्थक्वेक से ना सिर्फ आप समझ सकते हो हमारे अर्थ का इंटीरियर बल्कि अर्थ के एक्सटीरियर स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक फ्रिक्वेंसी ये काफी हद तक अलग अलग तरीके से चेंज होते रहते हैं राइट। चलिए आइए बात करते हैं इन नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स पर। So before starting, this is an offer for our daily viewers जो हमारे जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज एमपी सिविल जज की जो वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए अवेलेबल है, जिसमें आपका प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स फॉर 1 मंथ जो है, एक महीने में आपका प्रीलिम्स का पूरा क्रैश कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होगा विद अ फीस ऑफ 5,000 रुपीज राइट। सो दिस फीस इज क्वाइट मिनिमम। और जो लोग एमपी सिविल जज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये प्रीलिम्स का कोर्स काफी ज्यादा उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ ही इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो सिलेबस है ये आपको काफी अच्छे से समझ में आए राइट। बिकॉज यहाँ पर रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कई चीजें समझना है, क्योंकि जब आपको इसके कॉन्सेप्ट्स और इसके पीछे के लॉजिक समझ में आ जाएंगे तो आपको इन चीजों को सॉर्ट आउट करने में और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी और आप अपनी ड्रीम जॉब के काफी करीब पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एमपीसीजे का एक नॉर्मल कोर्स जो आप देखेंगे विद 1,000 रुपीज पर मंथ फीस यहाँ पर अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो भी एनरोल करना चाहते हैं इंक्वायरीज के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस गिवन नंबर पर। ओके तो चलिए शुरू करते हैं, नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की बात करते हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा 3 टाइप के यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। दैट इज नंबर 1 इज वोल्केनिज्म, सेकंड इज अर्थक्वेक एंड थर्ड वन इज सुनामी। ठीक, तो अब हम इनकी बात करें तो सबसे पहले वोल्केनिज्म हम देखते हैं। तो वोल्केनिज्म की जो प्रोसेस है एक्चुअली में ये प्रोसेस एक काफी सीक्वेंशियल प्रोसेस है राइट। इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे काम होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉमन रहेगा वो रहेगा द वर्ड मैग्मा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होने वाला है, सीक्वेंस प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैग्मा, सेकेंड इज द मूवमेंट एंड थर्ड इज द क्रिएशन। ठीक, अब एक छोटा सा यहाँ पे माइनर सा डिफरेंस लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट, मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है इस बात को लेके कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। और ये याद रखना है कि जब भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारे माउंटेन्स होते हैं और यहाँ पर से जो है एक कंडुइट के थ्रू वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो जब तक हमारा जो मोल्टन मैग्मा है या जो मोल्टन मटेरियल है वो इस पाइप के अंदर रहता है, दैट मीन्स कि अभी तक उसका इरप्शन नहीं हुआ, तब तक के लिए हम उसे मैग्मा कहते हैं। और जैसे ही यहाँ पर इरप्शन होता है और ये पूरा का पूरा मटेरियल बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाता है राइट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लावा में। तो ध्यान रखना है, मैग्मा इज यूज्ड फॉर द इंटीरियर वेयर इज लावा इज यूज्ड फॉर द एक्सटीरियर पर्पसेस। ठीक, अब वोल्केनिज्म की जो प्रोसेस है इट इज एन सीक्वेंस्ड प्रोसेस फॉर द क्रिएशन, मूवमेंट एंड द क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो होगा क्या कि जब मैग्मा का क्रिएशन होगा तो वो मूव करेगा तो एक्सप्लोजन होंगे और वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से लावा जो है वो बाहर निकलेगा। तो जब ये लावा बाहर निकलेगा तो ये अपनी एक्सटीरियर अर्थ सरफेस पर काफी ज्यादा इफेक्ट्स क्रिएट करेगा। ठीक है, और इन इफेक्ट्स के कारण ही
ना केवल एक्सटीरियर बल्कि इंटीरियर एरिया में भी आपको लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक, अब इन लैंडफॉर्म्स का सिग्निफिकेंस होता क्या है और इनके वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म्स कौन कौन से, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले लेकिन बात ध्यान ये रखना है कि वोल्केनिज्म इज एब्सोल्युटली नॉट अ रैंडम प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा माउंटेन है जहां पर कल तक कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं थी और आज वहां वोल्केनिक इरप्शन हो गया। ठीक है, इस बात को बिल्कुल बाहर निकाल दें अपने दिमाग से कि वोल्केनिज्म इज अ रैंडम थिंग, इट्स नॉट। वोल्केनिज्म जो होती है वो एक प्रोसेस है जिसको होने में काफी सालों का वक्त लगने वाला है, राइट। वो जो मोल्टन मैग्मा है वो इस एरिया में अगर सिचुएटेड है और उसको हाईली प्रेशर या ऐसी कंडीशंस मिलती हैं कि वो बाहर आ सकता है, तो वहां पर वोल्केनिक इरप्शंस होंगे विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल देना कि वोल्केनिज्म एक रैंडम प्रोसेस है और ये कभी भी हो सकता है। वोल्केनिज्म बिल्कुल भी रैंडम नहीं होता। ठीक है, रीजन ऑफ वोल्केनिज्म इज ऑल्सो नॉट रैंडम। क्यों? क्योंकि भाई जिस कारण से वहां पर वोल्केनिज्म हो रहा है वो चीज भी तो उससे काफी समय से इग्नाइट कर रही होगी ना, जिसके कारण वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटीज हो। ऐसा तो है नहीं कि कल के कल वहां पर एक प्लेट मूवमेंट हुआ और वोल्केनिक इरप्शन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उस प्लेट मूवमेंट को, उस टेम्परेचर कंडीशन, उस प्रेशर कंडीशन को बनाने में इतना टाइम लगा होगा कि जाकर के वोल्केनिक एक्टिविटीज जो है वहां पर परफॉर्म होना स्टार्ट हुई होंगी, राइट। तो वोल्केनिज्म के रीजंस भी जो है बिल्कुल रैंडम नहीं है, इस बात को दिमाग से बाहर निकाल दें। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे वर्ल्ड वाइड जो वोल्केनिज्म है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, सबसे पहले है हमारी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, राइट। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि जो हमारी ओशियानिक प्लेट्स होती हैं जब वो आपस में कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्जेंस मूवमेंट होता है, वोल्केनिक आर्क्स क्रिएट होते हैं, राइट। वोल्केनिक आर्क्स क्रिएट होते हैं तो यहाँ पे क्या होना है, वोल्केनिक आर्क्स की एक्टिविटीज होनी है। ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। सेकेंडली, जब यहाँ पर ओशियन और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है तो वोल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मिड ओशियानिक तो मतलब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनती है। अब आप देखोगे कि ये जो पूरा रीजन है, राइट, दिस होल रीजन इज एक्टिव वोल्केनिक रीजन है ये पूरा का पूरा। कैसे? अब जैसे यहाँ पे टोंगा ट्रेंच है, बोगनविले ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच है, ये सारी जो ट्रेंचेस हैं, मिड ओशियानिक रिजेस की भी ट्रेंचेस होती हैं, इन पर भी क्या होता है, ओशियानिक डाइवर्जेंस होता है ना। और जब ओशियानिक डाइवर्जेंस होता है तो यहाँ पर बसाल्टिक पीसफुल इरप्शन होता है। ठीक है, मतलब जैसे देखो मैंने आप लोगों को ये चीज बताई हुई है कि ओशियानिक प्लेट जब भी मिड ओशियानिक रिज का फॉर्मेशन होता है तो जो ओशन का फ्लोर होता है वहां पर दो ओशियानिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे से कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, जिसके कारण बीच में यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर से बसाल्ट का इरप्शन होता है और बसाल्ट का इरप्शन होने की वजह से फिर यहाँ पर एक नया क्रस्ट बनता है। और जैसे जैसे हम ओशन से दूर जाते जाते हैं इस क्रस्ट की जो एज है वो बढ़ती जाती है। मतलब मिड ओशियानिक रिज पर आपको नया क्रस्ट मिलेगा और जैसे जैसे आप किनारे पर आते जाओगे, ओशियन के किनारे पर आते जाओगे, वहां पे जो क्रस्ट है उसकी एज जो है वो कम हो जाएगी, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे बसाल्ट इरप्शन हुआ। अब बसाल्ट इरप्शन भी एक तरीके की वोल्केनिक एक्टिविटी है और वोल्केनिक आर्क्स ऑफ माउंटेन से तो इरप्शंस हो ही रहे। तो कुल मिलाकर के जो पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है इसका ये जो पूरा हाईलाइटेड एरिया है, राइट, ये हमारा पूरा का पूरा एक रिंग ऑफ फायर का फॉर्मेशन करता है। इसको ध्यान रखना है। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पर सिचुएटेड है, पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है ये, राइट, इसको बिल्कुल मत भूलना। फिर मेडिटेरेनियन वोल्केनिज्म, तो यहाँ पर जो हमारी मेडिटेरेनियन प्लेट्स होती हैं, राइट। अब हम लोगों ने जब बात करी थी प्लेट्स की भी तब हमने देखा था मेडिटेरेनियन प्लेट जो होती है जब वो मल्टीपल ब्लॉक्स में यहाँ पे टूटती है तो एंडेसाइट का इरप्शन होता है। ठीक है, बेसिक ध्यान रखना वोल्केनिज्म में दो टाइप के इरप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है बसाल्टिक, एक होता है एंडेसाइटिक। ठीक है, बसाल्ट और एंडेसाइट दोनों में जो अंतर होता है बेसिक, जब हम वो देखेंगे अभी नेक्स्ट हमारी स्लाइड में तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से काफी हद तक लिंक होते हैं क्योंकि जो एंडेसाइटिक इरप्शन है, जब एंडेसाइट का इरप्शन होता है और एंडेसाइट कूल डाउन होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू बसाल्ट, राइट। तो इस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं।
तो एंडेसाइटिक इरप्शन यहाँ पे मेडिटेरेनियन वोल्केनिज्म में हमको देखने को मिलता है। इसकी वजह से माउंट एटेना और माउंट वेसुवियस, ये जो 2 माउंटेन्स हैं, लोकेशंस प्लीज बहुत अच्छे से याद करना है कि इंपॉर्टेंट लोकेशन है माउंट एटेना और माउंट वेसुवियस, जहां पर ये वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं और एंडेसाइटिक इरप्शन हो रहा है। फिर हॉटस्पॉट वोल्केनोस क्या होते हैं, ठीक है। तो हॉटस्पॉट से हमारा तात्पर्य होता है कि हॉटस्पॉट कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर वोल्केनिक एक्टिविटीज आफ्टर अ व्हाइल रिपीट होती रहती है, ठीक है। मतलब हर शॉर्ट इंटरवल के बाद हमको वहां पे कुछ ना कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो होता यूं है कि जो मैग्मा होता है जब वो डीप इंटीरियर से आता है वो होता है बसाल्टिक मैग्मा, ठीक है। और फिक्स्ड प्लेस पर प्लेट मूवमेंट होता है आइलैंड आर्क्स में। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्लेट होता है उस डायरेक्शन में फिर हमारे वोल्केनिक एक्टिविटीज जो है वो टेक प्लेस करती है। दैट मीन्स फिर वहां पर जो है इरप्शन स्टार्ट होता है। क्या हुआ, डीप डाउन इनसाइड जो हमारी अर्थ का इंटीरियर है, यहाँ पे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल इस रीजन में बसाल्टिक मैग्मा जो है वो फुलफिल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर बनी हुई हमारी प्लेट्स नीचे अर्थ के इंटीरियर में, तो इन प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण जब ये जिस डायरेक्शन में ये प्लेट मूव करे, फॉर एन एग्जांपल अगर डाइवर्जेंस हो रहा है तो मेडोशैनिक रिज के रीजन में यहाँ पे हमारा इरप्शन हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर फिर अलग अलग जो है नया क्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन ऑफ प्लेट की वजह से जब भी कभी हमारे यहाँ पे मूवमेंट्स होते हैं तो हॉटस्पॉट वोल्केनोज हम इनको कहते हैं। जो हवाई और रियूनियन आइलैंड्स हैं हमारे, ये दोनों ही क्या है, हॉटस्पॉट वोल्केनोज आइलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको आए दिन कभी ना कभी खबर सुनने को मिलेगी कि यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। सो कौन से 2 आइलैंड इंपॉर्टेंट है हॉटस्पॉट वोल्केनोज के लिए, हवाई आइलैंड और रियूनियन आइलैंड। अब जैसा मैंने कहा बसाल्टिक इरप्शन और एंडेसाइटिक इरप्शन में डिफरेंस क्या होता है। बसाल्टिक इरप्शन और एंडेसाइटिक इरप्शन में डिफरेंस क्या होता है, वो ये होता है कि जो बसाल्ट होता है वो हाईली फ्लूइड होता है, काफी ज्यादा फ्लूइड होता है, ठीक है। जो एंडेसाइट होता है वो लेस फ्लूइड होता है, मतलब कम पतला होता है। सो उसके कारण जो बसाल्ट है वो बहुत जल्दी फैल जाता है, इजीली स्प्रेड करता है। लेकिन एंडेसाइट क्योंकि विस्कस होता है ना, विस्कस होने के कारण जो है ये जो फ्लूइड है ये शॉर्ट डिस्टेंस पर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब बसाल्टिक इरप्शन जनरली मेडोशैनिक रिजेस या हॉटस्पॉट वोल्केनोज में हमको देखने को मिलता है, लेकिन जो एंडेसाइटिक इरप्शन है ये वोल्केनिक आर्क्स और वोल्केनिक माउंटेन्स पे देखने को मिलता है। बसाल्टिक इरप्शन की जो कंडीशंस होती हैं, जैसे हमने बात करी, काफी स्लो डाउन मूवमेंट है, काफी कम समय से चलती आ रही हुई जो है प्रोसेस है, तो उसके कारण जो इरप्शन होता है वो बहुत ही क्वाइट होता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी शराबे के, बिना किसी, आप समझो बिना किसी एक्स्ट्रा तकलीफ के, चुपचाप वहां पर जो है उसकी सराउंडिंग्स को इफेक्ट किए बिना यहाँ पर बसाल्टिक इरप्शन होता है। लेकिन जो एंडेसाइटिक इरप्शन होता है वहां पे क्या होता है, इंटेंस प्रेशर जो है वो आता है, और इस इंटेंस प्रेशर के कारण जब कभी भी एंडेसाइट इरप्शन होता है तो वो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, विच इज मोर डेंजरस फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, राइट। तो मतलब कंपैरेटिवली अगर देखोगे तो एंडेसाइट और बसाल्ट ऑल्दो दोनों ही वोल्केनिक इरप्शंस में हमको मिल रहे हैं, लेकिन फर्क कहाँ है, फर्क है इनकी लोकेशंस में। जैसे मेडोशैनिक रिज और हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म है तो बसाल्ट है, वोल्केनिक आर्क्स और माउंटेन्स है तो एंडेसाइट है। फिर बसाल्ट बहुत ज्यादा पतला होता है, एंडेसाइट उतना पतला नहीं होता, और पतले होने के कारण यानी फ्लूडिटी ज्यादा होने के कारण बसाल्ट इजीली स्प्रेड कर जाता है, एंडेसाइट जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। बसाल्ट का इरप्शन काफी ज्यादा क्वाइट होता है, जबकि एंडेसाइट का इरप्शन जो है वो इंटेंस प्रेशर की कंडीशंस में होने के कारण एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट द बसाल्ट एंड एंडेसाइटिक इरप्शंस, यानी कि हमने इसमें देखे वोल्केनिज्म्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इन वोल्केनिक एक्टिविटीज से बनने वाले लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही सुनामी और अर्थक्वेक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के बाद हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, एंड सून वी विल गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द ओशियनोग्राफी, राइट। So thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe to UPSC and Judicial Exam Preparation.